जरा सोचिए, उत्तरी अफ्रीका में जहां विशाल सहारा रेगिस्तान भूमध्य सागर से जा मिलता है, वहां एक नदी बहती है, नील नदी। और इसी नदी के किनारे एक ऐसी महान सभ्यता ने जन्म लिया जिसने दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, ये कहानी है प्राचीन मिस्र की। अक्सर कहा जाता है कि नील नदी मिस्र की लाइफलाइन है। और ये, आप जानते हैं, सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये सच है। असल में मिस्र की पूरी सभ्यता इसी नदी की सालाना बाढ़ के आसपास बुनी गई थी। हर साल जब ये बाढ़ आती थी तो अपने साथ उपजाऊ काली मिट्टी लेकर आती थी, और देखते ही देखते रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हरे भरे खेत में बदल जाता था। बस इसी वजह से वहां एक महान समाज पनप सका। तो चलिए, आज हम सब मिलकर इस इनक्रेडिबल सभ्यता के रहस्यों को जानने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक नदी के किनारे ये सभ्यता जन्मी, कैसे पिरामिड और फ़ारो का युग आया, फिर कैसे एक महान साम्राज्य का उदय और पतन हुआ, विदेशी शासन ने क्या किया, और आखिर में वो कौन सी हजारों साल की विरासत है जो मिस्र ने दुनिया को दी। तो हमारी कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, एक नदी के किनारे जन्मी इस महान सभ्यता के साथ। इसकी जड़ें, जैसा कि हमने कहा, नील नदी के किनारों पर बसी उन शुरुआती बस्तियों में हैं। देखिए, करीब 6000 साल पहले लोगों ने नील नदी के किनारे छोटे छोटे गांव बसाना शुरू किया। धीरे धीरे वक्त के साथ ये जो बिखरी हुई बस्तियां थीं, ये आपस में जुड़ने लगीं, संगठित होने लगी। और फिर आया एक ऐतिहासिक मोड़ लगभग 3100 ईसा पूर्व में। एक राजा हुए जिनका नाम था नरमर। उन्होंने ऊपरी मिस्र मतलब दक्षिण का इलाका और निचले मिस्र यानी उत्तर का डेल्टा वाला हिस्सा, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया। और बस यहीं से मिस्र के राजवंशों के लंबे शानदार दौर की शुरुआत। अब इस पूरी व्यवस्था के दिल में कौन था? वो थे फ़ारो। फ़ारो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उन्हें तो पृथ्वी पर देवताओं का सीधा प्रतिनिधि माना जाता था। एक ऐसी कड़ी जो आसमान को यानी देवताओं को जमीन पर बसे लोगों से जोड़ दी थी। और यही जो डिवाइन अथॉरिटी थी ना, इसी ने मिस्र को सदियों तक राजनीतिक और धार्मिक रूप से स्थिर रख। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसके बारे में सब जानते हैं, पिरामिड और फ़ारो का युग। ये मिस्र का पहला सुनहरा दौर था, जिसे हम ओल्ड किंगडम या पुराना साम्राज्य कहते हैं। और ये अपनी जबरदस्त वास्तुकला और एक बहुत ही मजबूत केंद्रीय शक्ति के लिए मशहूर हुआ। ये दौर था 2686 से 2181 ईसा पूर्व के बीच का, एक ऐसा समय जब मिस्र के पास बेहिसाब शक्ति और समृद्धि थी। और हाँ, यही वो जमाना था जब मिस्र की सबसे आइकॉनिक, सबसे पहचानी जाने वाली इमारतें बनाई गईं, यानी कि महान पिरामिड। आज भी अगर आप इन पिरामिडों को देखें तो उनका साइज हैरान कर देता है। खुफू का जो महान पिरामिड है, वो तो आज भी दुनिया के सबसे बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर्स में से एक है। लेकिन ये सिर्फ कब्रें नहीं थी, ये इससे कहीं ज्यादा थे। ये फ़ारो की मृत्यु के बाद की दुनिया की यात्रा का प्रतीक थे, उनकी डिवाइन स्टेटस का एक पावरफुल सिंबल। और मृत्यु के बाद जीवन में इसी पक्के विश्वास से एक और चीज निकली, ममी बनाने की कला, यानी ममीफिकेशन। इसका मकसद बहुत सीधा था। शरीर को इतने ध्यान से प्रिजर्व करो, उसे बचाकर रखो, ताकि जब आत्मा अपनी लंबी यात्रा पूरी करके वापस लौटे तो वो अपने शरीर को आसानी से पहचान सके। अच्छा, तो ओल्ड किंगडम के बाद जो दौर आया वो काफी उतार चढ़ाव वाला था। इसमें उथल पुथल भी थी और शान भी। इस समय में मिस्र ने अराजकता भी देखी, फिर से एक होना भी देखा और अपने साम्राज्य को फैलता हुआ भी देखा। तो हुआ ये कि पुराने साम्राज्य के बिखरने के बाद जो पहला मध्यवर्ती काल आया, उसमें सेंट्रल पावर कमजोर हो गई और मिस्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। लेकिन फिर लगभग 2055 ईसा पूर्व के आसपास मिडिल किंगडम यानी मध्य साम्राज्य ने दोबारा एकता और स्थिरता कायम की। और ये दौर कला, साहित्य और व्यापार के लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। लगभग 1650 ईसा पूर्व में हिक्सोस नाम के कुछ बाहरी शासकों ने मिस्र पर हमला कर दिया। उनके पास उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ, और इसी के दम पर उन्होंने मिस्र पर कब्जा कर लिया। पर मिस्र ने हार नहीं मानी। हिक्सोस को देश से बाहर निकालने के बाद मिस्र अपने इतिहास के सबसे शानदार दौर में पहुंचा, जिसे हम कहते हैं द न्यू किंगडम, नया साम्राज्य। इस जमाने में मिस्र एक मिलिट्री सुपर पावर बन गया।
उसकी सरहदें दक्षिण में नूबिया से लेकर पूर्व में लिवेंथ तक फैल गईं। ये वही दौर था जब हतशेप्सुत जैसी ताकतवर महिला फ़ैरो ने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और रैमसेस द्वितीय जैसे महान शासकों ने लक्सर और करनाक में वो विशाल मंदिर बनवाए जो आज भी खड़े हैं। कहते हैं ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता, और मिस्र के साथ भी यही हुआ। नए साम्राज्य की शानो शौकत के बाद मिस्र की ताकत धीरे धीरे ढलने लगी और फिर विदेशी शासन का एक बहुत लंबा दौर शुरू हो गया। न्यू किंगडम के बाद अंदरूनी लड़ाइयों ने मिस्र को बहुत कमजोर कर दिया। इसका फायदा उठाकर पहले असीरियंस ने, फिर फारसियों ने इस पर राज किया। इसके बाद 332 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान ने इसे जीत लिया और आखिर में 30 ईसा पूर्व में मिस्र अपनी आज़ादी पूरी तरह खोकर एक रोमन प्रांत बन गया। और इस कहानी के आखिरी अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण किरदार थीं क्लियोपेट्रा सप्तम, मिस्र की आखिरी फ़ेरो। साल 30 ईसा पूर्व में उनकी मौत के साथ ही न सिर्फ टॉलेमिक राजवंश खत्म हुआ, बल्कि मिस्र की हजारों साल पुरानी राजनीतिक आज़ादी का भी अंत हो गया। मिस्र की राजनीतिक आज़ादी तो खत्म हो गई, पर उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी विरासत, उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है और पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। सोचिए जरा, प्राचीन मिस्र ने दुनिया को क्या क्या नहीं दिया। उनकी मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, पिरामिड्स और मंदिर आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। इंजीनियरिंग और गणित की उनकी समझ अपने समय से कहीं आगे थी। उन्होंने हायरोग्लिफिक्स जैसे लिखने की एक पूरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाई। मृत्यु के बाद जीवन और धर्म को लेकर उनके जो विश्वास थे वो बहुत गहरे थे और उनका प्रभाव भी बहुत दूर तक पड़ा। और ये सब मुमकिन हुआ एक मजबूत प्रशासन और शासन कला की वजह से, जिसकी नींव उन्होंने बहुत पहले ही रख दी थी। और ये सब कुछ हमें वापस उसी एक जगह पर ले आता है, नील नदी। सवाल ये है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी एक नदी और उसके किनारे पनपी एक सभ्यता की कहानी आज भी हमें इतना क्यों खींचती है, क्यों प्रभावित करती है? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान जब चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, है ना?